सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया। इजराइल लेबनान सीमा से 5 किलोमीटर दूर वापस बुला लिया है। साल 2006 के बाद पहली बार लेबनान में घुसी इजरायली सेना। इजराइल ने लेबनान में बड़े जमीनी अभियान की तैयारी के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ छोटे जमीनी हमले किए। दक्षिणी लेबनान में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। लेबनानी सीमा पर इजरायली सैनिकों ने बरसाए बम। इजराइल की तोपों की बौछार जारी है। इजरायली सेना का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। लेबनान सीमा पर आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहे इजरायली सेना। हिजबुल्लाह ने इजराइल में किए हमले। इजराइल के मेरोन एयर कंट्रोल बेस पर हमला किया। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया। बेरूत एयरपोर्ट के पास रखे मिसाइल लॉन्चरों के गोदाम को तबाह किया। इजरायली हमले में बेरूत का सेंट थेरेसा इलाका खंडहर में तब्दील हुआ है। कई बहुमंजिला इमारत मलबे में हुई तब्दील। लेबनान और यमन के बाद सीरिया में भी इजराइल का अटैक। हमले में सीरिया के राष्ट्रपति के भाई की मौत। लेबनान में इजराइल के हमले में हमास कमांडर फतेह शरीफ ढेर। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदा रूस। तनाव के बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल बुरशिस्तीन ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंचे। इजरायली हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान में धुएं का गुबार। इजरायली हमले में लेबनान में अब तक 105 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यहूदी नववर्ष से पहले कैबिनेट की बैठक की। बोले, हम अपने अस्तित्व के लिए युद्ध कर रहे हैं। हम सेना में शामिल होंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे और अपने दुश्मनों को हराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि रूसी फाइटर और अमेरिकी F-16 का आमना सामना हुआ और अमेरिका ने इसका वीडियो भी जारी किया है। पेरू के टैक्ना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बस में मारी टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 16 लोगों की। आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर में आफतकाल की। और ये आफतकाल नेपाल में जो शुरू हुआ अब बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार की 13 जिले ऐसे हैं जहां इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि गंडक, गंगा और कोसी नदी का पानी जो है वो गांव में आ गया है और बाढ़ आने की वजह से आधा बिहार प्रभावित हो गया है। कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए काम लगातार जारी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीरकर आगे बढ़ गया। कहते हैं प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है तो कहर बरपाती है। इंसानी बस्तियां तो छोड़िए, इंसानी जान पर भी आफत आ जाती है। नेपाल से बहकर आ रही आफत बिहार का शोक बनती जा रही है। क्रोध में गंडक और कोसी है। बिहार गले तक डूब गया है। नेपाल तो डूबा ही डूबा, बिहार को भी नहीं छोड़ रहा है। उत्तर बिहार की स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी भयावह है। रास्ते डूबे हैं, घर डूबे हैं, पुल बहने के कगार पर है। या तो तैर कर जाइए या फिर नाव चलाइए। हालात बिगड़े हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा हैं। ये सुपौल है जहां चारों ओर पानी का प्रहार है। हर तरफ मझधार में फंसी जान है। बिहार में 56 साल बाद तबाही का ये मंजर दिखा। कोसी का ये सबसे रौद्र रूप है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं तो गांव तालाब बन चुके हैं। कि मैं अभी नदी में हूं और नदी से दूर दराज इलाके ये सब देख रहे हैं आप कि इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और वही उसी एक रेस्क्यू बोट के साथ हम लोग बीच नदी में हैं। कुछ लोगों को गांव से, महिलाओं को देखिए, ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं और सबको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। आप लोग को बचा के लाया जा रहा है। किस गांव से आ रहे हैं आप? पंचगछिया से। पंचगछिया से। कितना दिन से फंसे हुए थे? 3-4 दिन से।
4 दिन से क्या स्थिति हो गया? अचानक पानी कैसे आया? पानी बहुत आ गया। पानी बहुत आ गया था। पानी बहुत आ गया था, घर डूब गया। तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत थी खाने पीने की कुछ नहीं। मवेशी सब मवेशी वैसे ही पानी में रहते। बिहार में बाढ़ का आलम ऐसा कि दरभंगा दरिया बन गया। पानी ने जब रास्ता बदला तो गांव का भूगोल ही बदल गया। उफनाई नदी और गांव का रास्ता अपने साथ बहाते हुए बस आगे निकल गई। ये देखिए, ये सड़क जो कि नदी के कटाव के कारण ये टूट गया है और ये सड़क यहाँ से करीब 100 मीटर से ऊपर 200 मीटर तक कट गया है, जिससे कि नदी का प्रवाह आप देख सकते हैं। और इधर मेरे दाहिनी ओर है कोसी नदी और दूसरी तरफ है कमला बलान नदी। और ये जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीर कर आगे बढ़ गया और यहाँ रहना अभी खौफनाक है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी साल 2008 के बाद एक बार फिर से विकराल हुई। दरभंगा का मंजर भयावह है। बांध क्या टूटा, कई गांव में त्राहिमाम मच गया। कटाव के चलते 10 लाख लोग प्रभावित हैं तो कई गांव पानी में बस बहते नजर आए। लगभग अब 18 घंटे के करीब हो चुके हैं इस तटबंध को टूटे हुए और जल प्रवाह देखिए ऐसा विकराल रूप ये दरभंगा जिले में है। और ऐसी त्रासदी, कोसी त्रासदी जो हुई थी 2008 में, उसी तरह का भयावह मंजर गांव का गांव उधर देखिए, वो दूर दराज इलाके में गांव का गांव डूबा हुआ है। कई लोग लापता हैं, अभी किसी जान माल की क्षति की बात नहीं आई है। एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंची हुई है। ये देखिए ब्रिज जो कनेक्ट करता है ये भी यहाँ पर डूबने के कगार पे है। नेपाल में भारी बारिश ने बिहार में जल प्रलय जैसे हालात बना दिए। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी गंडक जैसी कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है और जिसकी वजह से बिहार के 13 जिले सीधा प्रभावित हैं। वहीं नेपाल में भी स्थिति भयावह है। शहर के शहर डूब गए। पानी अपने रास्ते पर आने वाले पुल, घर, इंसान सब कुछ बहाता ले जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस पानी और प्रलय की चपेट में आए हैं। कई लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश और बाढ़ के चलते लैंडस्लाइड की भी संख्या बढ़ती जा रही है। नेपाल में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। लोग बेघर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि वहां की सरकार इस स्थिति से आखिर कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोसी की कोहराम ने त्राहिमाम मचा दिया है। लोग परेशान हैं, बेघर हो चुके हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से प्रभावित है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार में कौन कौन से जिले हैं जहां स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है, स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि लगातार, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया और ये जो पानी है बिहार तक पहुंचा है और इसके बाद जो आसपास के इलाके हैं नेपाल के, जो बिहार की सीमा से सटते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो देखिए बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की हम ये तस्वीर आपको दिखा देंगे। बिहार है और बिहार में इस वक्त जो है बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां पर भी हालात लगातार खराब हो गए हैं। अररिया की बात करें तो यहां पर भी लोग जो हैं काफी परेशान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। किशनगंज की बात करें, किशनगंज वो जिला है जहां पर भी लोग जो है इस वक्त परेशान इसलिए क्योंकि उनका जो सामान है बाढ़ की वजह से काफी प्रभावित हुआ है, खराब हो चुका है। गोपालगंज, यहां पर भी स्थिति दयनीय हो चुकी है। शिव विहार की बात करें तो यहां पर भी विकराल रूप बाढ़ ने अपना धारण किया हुआ है। नदियां जो है उफान पर नजर आ रही है। सीतामढ़ी की बात करें तो लगातार यहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग किस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए थे क्योंकि पहली बार नहीं है। सुपौल की देखिए बात करें तो यहां पर भी घरों में पानी घुस चुका है। सड़कें जो दरिया में तब्दील हो चुकी, खेत खलियान
पानी में लबालब नजर आ रहे हैं। सिवान की बात करें तो यहां पर भी इस वक्त जो है स्थिति दयनीय नजर आ रही है। वहीं मधेपुरा की बात करें तो यहां पर भी लोग सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर वो इलाका है, यहां पर भी जब जब बाढ़ देखने को मिलती है, यानी कि बाढ़ जब जब आता है तो यहां पर भी जो घर होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। पूर्णिया की बात करें तो यहां पर भी वही हाल है जो बाकी जिलों में इस वक्त बिहार के जगह पर देखने को मिल रहा है। दरभंगा की बात करें तो यहां पर भी बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। मधुबनी में भी वही स्थिति बनी हुई है, जहां अगर बात करें दरभंगा की, सुपौल की, वही मधुबनी में भी हालात बने हुए हैं। मोतिहारी की बात करें तो यहां पर लोग जो हैं इस कदर परेशान नजर आ रहे हैं कि लोग जो है बेघर हो चुके हैं और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की हर कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सोमवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया है सिद्धरमैया के खिलाफ, और इसी की वजह से कर्नाटक में सियासत में सरगर्मियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुडा घोटाले मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ईडी ने मुडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीएम सिद्धरमैया के साथ उनके कुछ करीबियों के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू, जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी, और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। मामला कांग्रेस से जुड़ा था तो बीजेपी का हमला जायज था। बीजेपी ने भी देर न करते हुए सीधे सीएम का इस्तीफा मांगा। उनका कहना है कि इस घटना के बाद से सिद्धरमैया को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह पहले कांग्रेस ने 5,000 करोड़ की जमीन लूटी, उस पर गवर्नर साहब ने सैंक्शन दिया तो गवर्नर को गालियां बकी, उनका अपमान किया, थावरचंद गहलोत जी का जो एससी समाज से आते हैं। फिर हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए, तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे। और दूसरी ओर जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, जिसने तथ्य लाए, जिस पे हाईकोर्ट ने और स्पेशल कोर्ट ने रजामंदी दी, उसके खिलाफ ही एफआईआर कर दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है, और आज इस पर इस्तीफा